नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। बाजार में देखिए एक्सपायरी के दिन एक दायरे का कारोबार हो रहा, बहुत ज़्यादा तेजी गिरावट देखने को नहीं मिली है। 8,050 के आसपास ही जो है कहीं ना कहीं निफ्टी घूम रहा है। कुछ एक इंडेक्सेस खासतौर पर आईटी में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल भी हमने देखा था आईटी शेयर में तेजी थी, आज भी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आज के ट्रेड में आप देखिए 26,000 के ऊपर जो है टिकने की कोशिश लगातार कर रहा है सेंसेक्स, हालांकि 200 अंकों की 26,000 के ऊपर तेजी, अभी भी 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। एफएमसी जैसे कुछ एक स्टॉक्स है जहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ एक निफ्टी के टॉप गिने स्टॉक्स देखे जहां तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगले आधे घंटे में हम कई सारे टॉपिक्स पे, कई सारे सेक्टर्स पे खासतौर पे चर्चा करेंगे। और चूंकि अब ये साल खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, 2 ही ट्रेडिंग सत्र बचे हुए, तो टॉप 50 शेयर्स में न केवल शेयर्स की बात करेंगे, कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। 50 शेयर तो होंगे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए, जहाँ थोड़ा मोमेंटम है उस पर चर्चा करेंगे। नए सीरीज़ के लिए कौन से स्टॉक्स हैं कैश में, खासतौर पर एफएनओ पे रात 12:30 बजे बताएंगे, लेकिन कैश में कौन से शेयर्स हो सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। एनएससी का आईपीओ डीआरएसपी हाल हो चुका है, इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एनएससी के आईपीओ का फायदा कई कंपनियों को होने वाला है, उन शेयरों पे बात करेंगे। मोबीक्विक के को एक लाइसेंस मिला है, उस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। और 20 जनवरी को क्या बदलेगा, सबकी नज़र हो 2017 पे, उसमें खास तौर पे 20 जनवरी को क्या बदलेगा ये आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में देखिए सीमेंट जैसे स्टॉक है जहां खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए कुछ और स्टॉक्स जहां मजबूती देखने को मिल रही है। अल्कोहल शेयर देखिए एक मजबूती दिखा रहे हैं। जीएम बेवरेज में करीब 5.5% की मजबूती, पिंकन स्पिरिट में करीब 17-18% की मजबूती देखने को मिली। सुबह से मजबूती देखने को मिली। कल सेकंड हाफ में एक अच्छी खरीदारी थी। ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक्स हैं जो जहां पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ सीमेंट स्टॉक्स देखिए जहां खरीदारी, हालांकि बारक वैली सीमेंट अभी थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन थोड़ी देर पहले अच्छी मजबूती। डालमिया भारत शुगर, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, हेलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। इसका सीमेंट स्टॉक्स देखिए गुजरात सिटी सीमेंट, एसीसी, ओसीएल इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, आंध्रा सीमेंट में थोड़ी सा दबाव देखने को मिला, लेकिन बाकी सीमेंट स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप 100 इंडेक्स जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे तमाम स्टॉक पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक बड़ी खबर आती हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कहीं ना कहीं नए साल के जब 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा नोटबंदी, उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आपको याद होगा कि 8 नवंबर को उन्होंने राष्ट्र का संबोधन किया था। उसके बाद उन्होंने 500, 1000 के नोट पर बैन लगा दिया था। एक बार फिर से संबोधन करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं। असीम, एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री जो है संबोधन करेंगे, क्या उम्मीदें हैं वो बोल सकते हैं? क्या नोटबंदी को पे तो वो बताएंगे ही, अपनी उपलब्धियों पर बताएंगे, इसके इतर क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं क्या? देखिए, बड़े ऐलान का तो अभी कहना मुश्किल होगा कि कौन से ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि रोड मैप जो है वो रखेंगे कि किस तरह से एक साल से, नए साल से देश में वो करने जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेने जा रहे हैं। एक अचीवमेंट्स का खाका जरूर रखेंगे वो जनता के सामने कि ये नोटबंदी से जो है वो किस तरह का फ़ायदा हुआ है, कितना पैसा जो है बैंकों के अंदर आया है और कितना उससे उसका क्या फ़ायदा जो है वो जनता को होगा। डिजिटल पेमेंट से होने वाले जो फ़ायदे हैं उनको जनता के सामने रखेंगे कि उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस तरह से कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है उनको फ्री जो है वो आगे भी किया जा सकता है। मोबाइल अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसको फ्री जो है आगे भी 31 मार्च तक जो है वो रखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पिछले दौरान कितना काला धन जो है वो पकड़ा गया, कितने छापे जो है वो पड़े, बैंकों के ऊपर किस तरह से नज़र जो है वो रखी जा रही है, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और कितने नोट्स जो है वो ब्लैक मनी के तौर पे पकड़े गए। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो है जनता के सामने रखेंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन से किस तरह के फ़ायदे जो है वो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियों और नोटबंदियों का जो फ़ायदा हुआ उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की धन्यवाद भी दे सकते हैं कि नोटबंदी को लेकर जिस तरह से सरकार का सपोर्ट लोगों ने किया, आम जनता ने किया, उस पर बधाई देंगे। तो इस पर नज़र होगी और जी बिजनेस लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए और सबसे बड़ी कवरेज भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज कुछ एक और स्टॉक्स देखे जहाँ पर आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा पुलबैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, रिलायंस इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, एनबीसीसी, आईआरबी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। तो चुनिंदा इंफ्रा स्टॉक्स है वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ एक फार्मा स्टॉक्स देखिए वहाँ खरीदारी थोड़ी देखने को मिली है, खासकर के ट्रेंड में पिरावा एंटरप्राइजेज, नाथ बायो जैसे एफडीसी, 7 बायो, इप्का लैब जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन
तंबाकू शेयर देखिए वहाँ पे आज के ट्रेंड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जीटीएल जीटीसी होगा इनफैक्ट, गॉडसे फ्लिप्स में गिरावट देखने को मिली, आईटीसी में गिरावट देखने को मिली, कोठारी प्रोडक्ट जो कमजोर है, इसके लिए जीटीएल के बजाय जीटीसी इंडिया एक शेयर होगा जहाँ पे हम देखने को थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा सरकार की तरफ से दी जा रही है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दी जा रही है। उसी के तहत एक और कंपनी जो डिजिटल पेमेंट के कारोबार से जुड़ी हुई है, मोबीक्विक को जो है बीपीएस लाइसेंस मिला है, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो है लाइसेंस मिला है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ जो है को फाउंडर मोबीक्विक की उपासना टाकू जुड़ी हैं। आपका शुक्रिया मैम जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से ये लाइसेंस मिला है इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको बधाई। अब आप किस तरह के सुविधाएं और ऑफर करने की योजना है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का और शो पे हमें बुलाने के लिए। देखिए, मोबीक्विक एक काफी पॉपुलर ई वॉलेट है और 7 सालों से हम भारत के सिटीज तथा रूरल एरियाज में, गाँव में ई वॉलेट से डिजिटल पेमेंट्स और बिल पेमेंट्स की सेवाएं दे रहे हैं। और डीमोनेटाइजेशन के करते हैं हमारे जो प्रयास हैं वो पेट्रोल पंप से लेके दूध की डेयरी से लेके रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपनी किराने की दुकान से भी पेमेंट ई वॉलेट से कर सके, इसमें हम जुटे हुए हैं। अब ऐसे में ये इन प्रिंसिपल लाइसेंस अप्रूवल जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला है बहुत ही टाइमली है, बिकॉज हम चाहते हैं कि बिल पेमेंट की सुविधा भारत के जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिलर्स हों, अब वो बिजली के हों, पानी के हों, गैस के हो या कोई भी टाइप की सेवा के लिए हों, उन सभी बिल पेमेंट्स का भुगतान मोबीक्विक की वॉलेट ऐप से सभी भारतीय कर पाएंगे। और इस एरिया में बहुत सारा मंथली बेसिस पे जितने भी बिल पेमेंट्स होते हैं आज की तारीख में 90% कैश से ही होते हैं। और इस एक एरिया में अगर हम बहुत बढ़ के फास्ट काम कर पाए तो काफी यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और बिलर्स को डेफिनेटली ये यूजर्स को कन्वीनियंस देके फायदा ही होगा। उपासना जी, आप लोग का टैगलाइन है मोबाइल नंबर दो पैसे लो। ये पिछले 2-2.5 महीनों हमने देखा है, खासतौर पे जो है मोबीक्विक, पेटीएम जैसे सर्विसेज में एक सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट उसके यूजर्स की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। खासतौर पे अगर आपके साइट्स की बात करें या कंपनी की बात करें, कितना % का इजाफा देखने को मिला है मोबीक्विक के? देखिए, ये डीमोनेटाइजेशन से पहले 3.5 करोड़ यूजर्स थे हमारे, अब 4.5 करोड़ यूजर हो गए हैं। मर्चेंट बेस हमारा 1 लाख दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब 10 लाख करीबन 8 से 9 लाख दुकानदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो काफी तेजी से भारत डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है। और आपने सही कहा, हमारी टैगलाइन है मोबाइल नंबर दो पैसे लो। हमने अभी अपने यूजर बेस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है। हमारी ऐप बहुत सिंपली 809710 पे मिस कॉल देके कोई भी भारतीय डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो ऐप है भारत की बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश के सिवाय करीबन 10-12 लैंग्वेजेस और हमने ऐड की है, ताकि हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से ये ऐप से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की पेमेंट कर सकें। एंड जैसे कि आप कह रहे थे, सरकार की तरफ से भी और इन जनरल छोटी से लेके बड़ी दुकानों तक जो पहले रिलक्टेंस होती थी, फ्रिक्शन होता था कि हम क्यों डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करें, सभी लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो एकदम से चला गया है। और हमारी सेल्स टीम जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में काम कर रही है, सभी जगह से यही खबर आ रही है कि लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, दुकानदार हो या यूजर्स हो। निश्चित शुक्रिया मैम जी बिजनेस से बात करके। उपासना टाकू, मोबीक्विक को जो है सरकार की तरफ, आरबीआई की तरफ से बीपीपीएस का लाइसेंस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो है लाइसेंस मिला है। और जिस तरह से हमने देखा है कि नोटबंदी के बाद खासतौर पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, डिजिटल पेमेंट में जो है एक इजाफा देखने को मिला। और आज हम लगातार आपको बता भी रहे अवार्ड ऑफ द ईयर, जिसमें कि एक कंपनी को जो है हिट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वो कौन सी कंपनी होगी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, आज दिन भर इनफैक्ट इस पर आयोजन भी हम कर रहे हैं। लेकिन एक खबर और देखें जिस
पे आज सबकी नज़र थी। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि एनएससी ने जो है आईपीओ के लिए जो है सेबी के पास से डीआरएसपी फाइल कर दिया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुमित, आखिरकार ये फैसला हो गया और अगले साल कहा जाए कि कुछ एक ऐसे आईपीओ जिस पर सबकी नज़र होगी। थोड़ी देर पिछले हफ्ते ये बात हो रही थी जब आईपीओ शो में, तो पृथ्वी हल्दार साहब ने कहा भी था कि एनएससी के आईपीओ पे सबकी नज़र होगी, वोडाफोन एनएससी के आईपीओ पे। आखिरकार एनएससी की तरफ से अब ये आईपीओ दाखिल कर दिया गया। वैल्यूएशन क्या है, क्या प्राइस हो सकता है, कुछ इस तरह की उम्मीदें और किन कंपनियों पर खासतौर पर नज़र रखनी चाहिए? शुक्रिया मनीष। देखिए, बहुत सारे ट्रिगर हैं इससे रिलेटेड ही। एनएससी ने अपना आईपीओ का ड्राफ्ट कल दाखिल कर दिया है। करीब 10% हिस्सेदारी, 10% 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर फिगर आने की उम्मीद है। आईपीओ के जरिए जुटाएगी कंपनी। करीब 22.5% हिस्सेदारी बेची जा सकती है ओएफएस के जरिए, यानी कि एक मोटा आंकलन है कि 20 से 25% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेचने की योजना है। और मेजरली गोल्डमैन सैक्स और टेमेसेक, ये दो बड़े ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एग्जिट ले सकते हैं। दरअसल एक डिकेड से ज़्यादा, यानी 10 साल से ज़्यादा से समय से ये दोनों ही इन्वेस्टर जो है कंपनी के साथ बने रहे हैं, तो अब ये शायद हिस्सा बेचते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आईएफसीआई स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनकी 4% हिस्सेदारी है, आईडीबीआई जी करीब 3% हिस्सेदारी है, ये भी शायद अपना स्टेक जो है वो ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़े। आपको ये भी बता दें कि एसबीआई ने करीब 5% हिस्सेदारी पहले बेची थी, 911 करोड़ रुपए के आसपास ये हिस्सेदारी बेची थी और उस समय उसकी वैल्यू 18,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठी थी एनएससी की। लेकिन अब आईपीओ के 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब से करीब 40,000 करोड़ रुपए की वैल्यू एनएससी की बैठती है। तो एक अपने आप में एक अच्छा वैल्यू में जंप भी देखने को मिला। रही बात अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी की, तो सबसे मेजर स्टेक होल्डर एलआईसी है, 12.5% स्टेक ओन करता है। एसबीआई 5% स्टेक ओन करता है। गोल्डमैन सैक्स, आईएफसीआई, टाइगर ग्लोबल, सिटी ग्रुप, एक कुछ और ऐसे इन्वेस्टर जो कंपनी के अंदर निवेशित हैं। वैल्यू वाइज भी अगर देखा जाए तो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, यानी कि एनएससी जो एक एक्सचेंज है उसके हिसाब से करीब 30 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है इसका। एमसीएक्स के केस में 34 के मल्टीपल पे, हेलेनिक एथेंस करीब 29 के मल्टीपल पे और सीबीओई होल्डिंग जो 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। एक अल्टीमेट चीज़ या फिर एक अच्छी चीज़ जो इस कंपनी के साथ हुई है कि आईपीओ जो आ रहा है, ये आईपीओ कई साल के बाद इतना बड़ा आईपीओ आने जा रहा है। नहीं, कोल इंडिया से पहले 2010 में था जो कि 15,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आया था। रिलायंस पावर दूसरा ऐसा बड़ा आईपीओ था जो कि 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इसने रकम जुटाई थी। एनएससी वो तीसरा आईपीओ होगा, यानी पिछले 7 साल में तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है, फॉलोड बाय ओएनजीसी, डीएलएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, केन इंडिया और टीसीएस। तो अपने आप में ही जब इतनी बड़ी रकम जुटाई जाएगी तो बाजार पर भी इसका साफ तौर पर असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एनएससी के आईपीओ पर सबकी नज़र होगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब फैसले आए थे उसके बाद एक्सचेंजेस को भी लिस्ट होने की बातें हुई, एनएससी का आईपीओ और बीएससी के आईपीओ की भी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी में बीएससी का आईपीओ आ सकता है। देखिए मनीष, जिन सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उनका मानना है कि जनवरी तक ये आईपीओ आ सकता है। बीएससी का करीब 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस करने की योजना है। डीआरएचपी भी दाखिल कर चुके सितंबर में। एक अहम चीज़ ये भी है कि शायद इसका प्राइस बैंड कहीं 800 रुपये की रेंज में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये एक सूत्रों के हवाले से खबर है, मोटा आंकड़ा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई फिगर नहीं आया। लेकिन एक अनुमान है कि 800 रुपये के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो बीएससी का आईपीओ आने वाला है अगले साल के लिए। सीडीएसएल जो कि बीएससी की एक आर्म है, उसका भी आईपीओ आने वाला है। सीडीएसएल आपको बता दें सेंट्रल डिपॉजिटरी की एक आर्म है जो इन शेयर्स को डिपॉजिटरी के तौर पर अपने पास रखती है। उनका भी आईपीओ आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है और 3.5 करोड़ शेयर वो भी जारी करने वाले हैं। और डीआरएचपी उन्होंने रिसेंटली लास्ट वीक दाखिल भी किया है। तो सीडीएसएल एक और ऐसा नाम है जो कि आने वाला है, बीएससी एक और ऐसा नाम है जो कि आने वाला है और एनएससी मच अवेटेड है ही। तो एक बड़े फॉर्म में एनएससी या फिर एक्सचेंजेस या फिर उससे जुड़ी हुई आर्म्स जो हैं उनके आईपीओ आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं 2017 के दौरान। कहीं ना कहीं कई सारे आईपीओ जो अगले साल पे जिस पे सबकी नज़र होगी। 2 एक्सचेंज बीएससी और एनएससी के आईपीओ आएंगे। इसके अलावा वोडाफोन का जो कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा वो आएगा। उसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी के भी जो हैं उसके आईपीओ आएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे केन इंडिया जैसे कुछ और भी कंपनियों के जो है ना आईपीओ आते हुए दिखेंगे, जिस पर सबकी नज़र होगी। कई सारी फार्मा कंपनी है जिसके आईपीओ आएंगे अगले साल। सुमित, शुक्रिया आपका इन तमाम स्टॉक्स पे चर्चा करने, खासतौर पर इस आईपीओ पर चर्चा करने के लिए, बीएससी और एनएससी के आईपीओ पर चर्चा करने के लिए। अब हमारे आज के जानकार लवलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। लवलेश, आज हम देख रहे हैं कि एनएससी के आईपीओ खबर के बाद आईएफसीआई, आईडीबीआई में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी आईएफसीआई और आईडीबीआई पे आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष। बिल्कुल मेरे ख्याल से बायोडिक्स की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। काफी कुछ इनमें जो पोजीशंस थी आपने देखा, एक मोमेंटम इनमें बुलिश बन चुका था। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी अगर आप इनमें निवेश करें, थोड़ा सा नजरिया अपना मध्यम रखें आने वाले 1 महीने 2 महीने तक की, मेरे ख्याल से एक अच्छी बेट रहेगी। आईएफसीआई करंटली अगर आप देखें 27 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी 30 रुपए से हमने इसमें चाल देखी है। 30 का थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करा था, बट मेरे ख्याल से इस स्टॉक में
ऊपर में 34 से 35 रुपए तक के टारगेट खुले हैं। जिस तरह से इसका रिट्रेसमेंट आ रहा है इसमें आप बाय कर चल सकते हैं। नीचे में 25 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी भी 15 से 20% का और अपसाइड है। तो कहने का AFCI और IDBI में और भी तेजी की उम्मीद जता के चल रहे हैं, उनको लगता है तेजी देखने को मिलेगी। 13% के मजबूती के साथ IFCI दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। तेजी की वजह यही है कि NSE में कंपनी हिस्सेदारी होल्ड करती है और अगर NSE लिस्ट होता है तो इसका भी फायदा होता हुआ दिख सकता है।